हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 19 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि डेकाकॉर्न बनने वाला जो पहला भारतीय ब्रांड है ये आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बना है। रिसेंटली अमृत टेक्नोलॉजी विकसित की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई जो पुरुष खिलाड़ी बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर किया है? महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में। कोप 28 के दौरान जो भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है लिसिप्रिया कंगुजम, इन्होंने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करने की मांग को लेकर के रिसेंटली हंगामा किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन है जो कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। जब मैं क्वेश्चन कल पढ़ा रही थी तो ऑप्शन में मैंने नरेंद्र सिंह तोमर भी रखा था, तो मैंने कल गलती से बता दिया कि ये कृषि मंत्री हैं। अब चेंज हो गए हैं। देखिए अभी वर्तमान में कृषि मंत्री ये है अर्जुन मुंडा, जो कि मैंने आपको फाइल में मॉडिफाई करके दे दिया था। कौन सा राज्य है एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। चक्रवात जैस्पर जिसने प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया के हजारों लोगों को। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया जिसमें कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में वियना टॉप पर रहा है। भारत की तरफ से हैदराबाद को पहला स्थान मिला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध जो अभियान चलाया है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 23 ये भी मानव तस्करी को रोकने से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है भाई। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरपोल। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसके द्वारा मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, इसके लिए सिंपली एक अभियान चलाया गया। अभियान का नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। बस इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरपोल की स्थापना ये की गई थी 1930 में और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। माफ कीजिएगा, वीना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर नहीं होगा। इंटरपोल का मुख्यालय हो जाएगा आपका लियोन फ्रांस में। तो यहां पर ये मैं सुधार दूंगी, उसके लिए चिंता ना करें। ऑपरेशन दोस्त ये भारत ने कब चलाया था? तो जो तुर्की है ना, तुर्की और सीरिया जब चक्रवात से प्रभावित थे, भूकंप से, तो हेल्प करने के लिए भारत ने यहाँ ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी। ऑपरेशन अजय रिसेंटली इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का मुद्दा ये फिर से चर्चे में था। तो जो भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं इन्हें निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। ऑपरेशन करुणा की शुरुआत भारत ने कहाँ करी? तो देखिए ये जो ऑपरेशन करुणा है, जो म्यांमार है ना, साइक्लोन मोचा से प्रभावित था, तो भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की। यहाँ से कुछ अन्य ऑपरेशन रिलेट कर यदि आप, तो ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन आ रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चर्चे में रहे ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा आईएमओ से यानी कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन से। रिसेंटली नॉर्वे सरकार और आईएमओ के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है शिपिंग यानी कि जहाज उद्योग को कम कार्बन भविष्य की ओर बदलने का प्रयास करना। 2050 तक यानी कि आने वाले लगभग लगभग 27 सालों में, 26-27 साल आप कह सकते हैं, कुल वार्षिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम से कम 50% किया जा सके। क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने के लिए एक तरह की पहल है आप कह सकते हैं। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में है। फॉर्मेशन ईयर 1958 है। किटैक लिम वर्तमान में इसके महासचिव हो जाएंगे। डब्ल्यूएचओ के अभी जो वर्तमान में महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल, इनका नाम हो जाएगा टेड्रोस अदानोम। इनका नाम मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि इनका कार्यकाल है ना जो, ये फिर से बढ़ा दिया गया है। कोप 28 समिट यदि आप रिलेट करें तो ये भी हाल ही में यूएई में आयोजित की गई थी। वर्ल्ड बैंक इसने अभी हाल ही में बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स की शुरुआत की है। पहले ये
डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता था, उसी के स्थान पर एक नई परियोजना की शुरुआत इसने कर दी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा बाराकुडा। ये भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव है। इसे मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स और नेवेल्ट के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। बाराकुडा का नाम है जो ये तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। ये अधिकतम 12 समुद्री मील की गति से पानी में चल सकता है और एक बार चार्ज करने पर इसके चलने की क्षमता जो कैपेसिटी है ये 7 घंटे की है। अब इसी से यदि आप मिलता जुलता नाम रिलेट करें ना, तो सूर्यांशु ये देश की पहली सोलर बोट है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी केरला के कोच्चि से। गंगा विलास सबसे लंबी क्रूज सर्विस जिसकी शुरुआत कहां से की गई है? बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में। पहली इसकी जो यात्रा रही 3200 किलोमीटर रही है। वरुण, कुछ याद आया आप लोगों को? कई बार मैंने वरुण ड्रोन के बारे में डिस्कशन किया है। देखिए, इंडियन नेवी है जो, यानी कि हमारी जो भारतीय नौसेना है, इसके द्वारा इसे इंडक्ट किया गया है। ये भारत का पहला यानी कि फर्स्ट ह्यूमन कैरिंग ड्रोन है, यानी कि ऐसा ड्रोन जो कि मानव को लेकर के अपने साथ में उड़ सकता है। ये सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न है। ऑप्शंस भी मैंने कुछ ऐसे ही रखे हैं जिससे आप एडिशनल फैक्ट हाल ही में हुए रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दो लोग हैं, एक तो है डेनियल बेरेनबोइम और दूसरे हैं अली अब्बू अव्वाद। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से अवार्ड मिला है। तो बेरेनबोइम और अव्वाद को इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में इन्होंने जो प्रयास किया है इसके लिए प्रदान किया गया है। डेनियल ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से और अली अबू बिलोंग करते हैं पैलेस्टाइन से। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी, 1986 में। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर शांति और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। यहां से एक ऑप्शन बच रहा है टेलर स्विफ्ट का। ये सिंगर है। टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 के लिए ये पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। 2023 एथलीट ऑफ द ईयर तो लियोनल मेसी चुने गए हैं। आगे चलते हैं, किस इस्लामिक देश के राष्ट्राध्यक्ष का रिसेंटली निधन हुआ? इस पर भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित करके तिरंगा झंडा ये आधा झुका दिया है। तो रिसेंटली कुवैत के जो राष्ट्राध्यक्ष थे जिनका नाम था नवाफ अल अहमद अल सबा, हालांकि कुवैत में राष्ट्राध्यक्ष को अमीर कहा जाता है, इनका निधन अभी हाल ही में 86 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर को हो गया, जो कि काफी समय से बीमार चल रहे थे। तो कुवैत ने इसके लिए 40 दिनों के शोक की घोषणा की है और इन्हीं के सम्मान में भारत ने 17 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित किया। इस दौरान उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता रहा है। इस दौरान कोई भी आधिकारिक तौर पर मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। हालांकि भारत और कुवैत के संबंध अच्छे हैं। कुवैत की लोकेशन आप देख सकते हैं अरब प्रायद्वीप में कुछ यहाँ। इसकी कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी कुवैती दिनार है। पड़ोसी देश में आप देख सकते हैं यहाँ पर इराक है, सऊदी अरब है और इसकी समुद्री सीमा ये ईरान से लगती है। समुद्र यहाँ पर पर्शियन गल्फ है यानी कि फारस की खाड़ी। अब यूएई, ईरान, कतर तीनों को आप देखें। ईरान ये यूएई हो गया और कतर की लोकेशन यहाँ हो गई। तीनों को मैंने ऑप्शन में रखा है ताकि आप कुछ रिलेट कर पाए। तो अभी COP 28 12 दिसंबर तक जो होस्ट किया है यूएई ने किया है। ईरान है जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर कंट्री बना है। हालांकि आप ये याद रखें कि भारत इसमें ऑलरेडी शामिल है। भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था। भारत पाकिस्तान दोनों ही 2017 में हुए थे। कतर, कतर इसने 2022 दिसंबर में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप रहा था ना, ये होस्ट किया था जिसमें कि विजेता रहा था अर्जेंटीना। आगे चलते हैं, ओमान के सुल्तान का नाम बताएं जिन्होंने अभी हाल ही में कि दिसंबर 2023 में ये भारत की राजकीय यात्रा पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हैथम बिन तारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, अभी हमने ईरान डिस्कशन किया, इराक की लोकेशन मैंने बताई, यहाँ पर कुवैत, यहाँ पर कतर, यूएई। अब यहीं पास आप देखें तो ओमान की लोकेशन है। तो इसी ओमान के जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक, जो कि 2020 से यहाँ के सुल्तान है, इनकी पहली राजकीय यात्रा अभी 2-3 दिन पहले ही 16 दिसंबर को भारत में हुई है। महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पिछले 26 वर्षों में किसी ओमानी शासक की यह पहली राजकीय यात्रा रही है। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फरवरी 2018 में ओमान का दौरा कर चुके हैं। भारत के लिए ओमान का महत्व क्या है? तो ओमान का स्थान भारत के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। ओमान के प्रमुख पोर्ट यानी कि बंदरगाह के तट पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। ये देखिए, यहीं पर मैंने पर्शियन गल्फ लोकेशन देख सकते हैं, ये बताया है, और यहीं पर आपका हो जाएगा ओमान की खाड़ी। ऐसे में यह देश सऊदी अरब और यूएई के साथ ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदारी की तिकड़ी को पूरा करता है, जबकि अदन की खाड़ी ओमान से कुछ दूरी पर स्थित है। अब यदि आप देखें ना, तो ओमान और भारत के बीच में अभी कुछ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तो मैं एमसीक्यू में आपको पढ़ाऊंगी। अब किसी ओमानी शासक का ये पहला यानी कि 26 वर्षों में पहला राज्य की दौरा रहा है भारत के लिए, इसलिए क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा जो कि मैंने ऐड कर दिया है। ओमान की कैपिटल मस्कट, करेंसी रियल, सुल्तान तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज याद रखें, नसीम अल बहर, जो कि भारत और ओमान की सेना के बीच में होती है। यहीं पर आप अरेबियन सी, ये है अरेबियन सी की लोकेशन देख सकते हैं, और गल्फ ऑफ ओमान ऊपर तो मैंने बता ही दिया है। फिर हालांकि इधर आप जाएंगे ना, तो बाबे मंडल की लोकेशन है, यहाँ से रेड सी, लाल सागर, फिर स्वेज नहर क्रॉस करते हुए यहाँ भूमध्य सागर पहुंच जाते हैं। भूमध्य सागर में फिर ऊपर आप जानते ही हैं यूरोपियन कंट्री है ना। अब अनवर उल हक ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। एंथनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस साल इनका पहला भारतीय दौरा रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? मैं आपको हालांकि कई बार बता चुकी हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ये गुजरात में बनने जा रही। शहर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा सूरत। यहाँ पर उद्घाटन इस बिल्डिंग का 17 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सूरत के पास खजोद गांव में किया है। ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषण के व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र होगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये याद रखने की जरूरत है कि सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग का काम करता है। अभी तक यदि हम देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग या अमेरिका में थी, पेंटागन में, जो कि यहाँ का रक्षा मुख्यालय है, लेकिन अभी भारत में बनकर के हो गई है सूरत गुजरात में कंप्लीट। अब दुनिया के सबसे बड़े की बात की जा रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आप रिलेट कर सकते हैं जो कि भारत में स्थित है। यदि आप कुछ दिन से मेरी करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, क्वेश्चन से मिलता जुलता ही हम ऑप्शन पिक करते हैं ताकि आप लोगों को एडिशनल जानकारी मिल सके। यहाँ हम रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हुआ करता था दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अब बना है कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, 1507 मीटर इसकी लंबाई है, जिसने की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अभी देखिए, ये जो ऑफिस बिल्डिंग है ना सूरत की, इसने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। खंडवा ये मध्य प्रदेश में है। इसी खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कि बनने जा रहा है। किस नदी पर पूछा जाए तो ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो ये इसी अहमदाबाद में है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है। अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में फाइनल मैच आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का यही खेला गया था। गोवा मुक्ति दिवस ये रिसेंटली मनाया गया है, मतलब आज ही के दिन मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन 19 दिसंबर 1961 को गोवा है जो कि ये पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। 18 दिसंबर 1961 यानी कि इसके जस्ट एक दिन पहले ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारत के द्वारा गोवा को मुक्त कराने के लिए, जिसमें कि तीनों भारतीय सेना जल थल वायु तीनों ने ही पार्टिसिपेट कराया था, और इसीलिए 19 दिसंबर को हम गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। आप महाराष्ट्र के जस्ट नीचे देख सकते हैं गोवा, जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। पणजी राजधानी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ, जिसमें कि टॉप पर महाराष्ट्र था। अगले साल जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उसका मेजबान उत्तराखंड होगा। हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है गोवा में ही आयोजित होता है। इस साल जो एडिशन रहा है 54वां रहा है। विकलांगों के लिए पहला पर्पल फेस्टिवल का भी आयोजन गोवा ने ही किया है। यूनिसेफ डे आपका और हिमालय दिवस भी 11 दिसंबर को मनाया गया। एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी कि ऊर्जा संरक्षण दिवस जो आपका दिसंबर महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। और माइग्रेंट्स डे ये मैंने कब बताया, 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? आंसर इसका सूरत है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। दिसंबर 2023 में सूरत के मतलब गुजरात के सूरत में इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण NS 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली एक सड़क के लिए किया गया है।
अब सूरत के फैक्ट यदि हम डिस्कस करें, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग तो देख ही चुके हैं, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना भी आप पढ़ते हैं। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है, ट्रायल इसका यहीं कंप्लीट हुआ और यहीं से चलेगी। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग जो ट्रैक वे बना था, इसका नाम, साइकिलिंग ट्रैक का नाम हेल्थ वे रखा गया था। भारत का पहला गोल्ड एटीएम भी आप यहीं पढ़ते हैं, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। भारत का जो सबसे गहरा मेट्रो है, ये बनने जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है रिजुल मैनी ने। अभी रिसेंटली दुनिया के 50 एशियाई हस्तियों की लिस्ट जारी की गई, इसमें टॉप पर रहे थे शाहरुख खान, जो कि रिसेंटली रियलमी चाइनीज मोबाइल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ ले ली है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने, जबकि मुख्यमंत्री ये तो भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल शर्मा बन गए हैं। स्टैटिक जीके में देखें यदि हम, तो अस्पृश्यता का उल्लेख किस में है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, आर्टिकल नंबर 17 में। और आर्टिकल नंबर 17 किस आर्टिकल से लगभग लगभग करीब है? तो आर्टिकल नंबर 15(2), याद रखें, दोनों में लगभग सेम बातें कही गई है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए कैसे सेम है ये भी बता दूं, वरना आप कहेंगे कि आधा अधूरा बताया है मैंने। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि छुआछूत अपराध है, यानी कि निषेध है, अस्पृश्यता भी आप इसे कह सकते हैं। अब सेम वो बात आती है आपकी आर्टिकल नंबर 15(2) में। इसमें यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान आपका मंदिर हो सकता है, जलाशय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति से जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिमिलर चीजें हैं दोनों में। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, तो ये होगी आर्टिकल नंबर 79 में, यानी कि संसद के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 79 में। इसके बाद जो लोकसभा है, जो निम्न सदन है, इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 81 में। और राज्यसभा का उल्लेख हो जाएगा, जो कि हमारी स्थायी सभा है, कभी भंग नहीं होती है स्थायी सदन, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 में। तो संसद 79, 80 नंबर में राज्यसभा और 81 में आपका लोकसभा हो जाएगा। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारत में वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यह अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति आर्टिकल 123 में पहले भी बता चुकी है। कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये द्विआधारी अंक पद्धति है। अब इसे आप ना समझे तो अब भाई इसे आप कह सकते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? वही 0 1। तो इसी का तो इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में। मैंने कल पूछा था राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, तो ये भजन लाल शर्मा। मोहन यादव मध्य प्रदेश के, विष्णुदेव साय सीजे के, रेवंत रेड्डी हो जाएंगे तेलंगाना की। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए आज का, कि दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन है सीरिया, भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान। अब आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं सभी के मेल्स का रिप्लाई करती हूँ। इंस्टाग्राम पर आप जरूर जुड़ें, डेली के करंट अफेयर की जो पोस्ट होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वहां मैं पोस्ट करवा देती हूँ। और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।